नमस्कार, स्पेशल 88 में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुपम मिश्रा। सबसे पहले बात करते हैं बड़ी खबर की। बांदा से इस वक्त हमारे पास बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले से 7 संदिग्ध छात्रों को गिरफ्तार किया गया है। सभी छात्रों की गिरफ्तारी एनआईए ने की है। बताया जा रहा है कि सभी छात्र मदरसा में पढ़ने वाले हैं, जिनके संबंध आतंकियों से होने का आरोप है। गिरफ्तार सभी छात्र कश्मीर के बताए जा रहे हैं। जौनपुर में बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर एक युवक की हत्या कर दी। वारदात बदलापुर थाना क्षेत्र में हुई है। बताया जा रहा है कि स्कॉर्पियो गाड़ी से युवक कहीं जा रहा था, तभी सफारी गाड़ी से आए बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसमें युवक की मौत हो गई है। वहीं एक दूसरा शख्स घायल है। बाद में नाराज लोगों ने जाम भी लगाया। मृतक युवक का नाम अखिलेश सिंह है, जो प्रतापगढ़ जिले के वर्चौली गांव का निवासी है। घटना के पीछे पुरानी रंजिश के साथ ईंट भट्टे के व्यापार में रुपए के लेन देन का विवाद सामने आ रहा है। प्रतापगढ़ में गोली लगने से एक युवक घायल हो गया। घायल युवक को डॉक्टरों ने प्रतापगढ़ जिला अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन हालत गंभीर होने की वजह से युवक को शुरुआती उपचार के बाद इलाहाबाद के लिए रेफर कर दिया गया। फिलहाल युवक का इलाज चल रहा है। इस मामले में पुलिस कुछ भी बोलने से बच रही है। झांसी के ककरवई थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। बताया जा रहा है कि 6 बदमाश घर में लूट के इरादे से घुसे थे, लेकिन मौके पर पहुंची पुलिस पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी। बाद में पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाशों को गोली लगी। साथ ही एक बदमाश को गिरफ्तार किया गया है। तीनों बदमाशों के पास से पुलिस ने भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया है। मेरठ के थाना मुडाली क्षेत्र के कोल गांव में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। बाइक लूट के भाग रहे बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली लगी है, जबकि एक बदमाश फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिस के मुताबिक 18 से अधिक आपराधिक मामलों में वो वांछित था। बुलंदशहर के नरौरा थाना क्षेत्र के पिलखना नहर पुल के पास पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ के दौरान कई राउंड फायरिंग हुई और एक बदमाश पुलिस की गिरफ्त में आया। बताया जा रहा है कि बाइक सवार 3 बदमाश लूट की फिराक में थे। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने बदमाशों को घेर कर फायरिंग की। इस दौरान फायरिंग में पुलिस की गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हुई है और 2 बदमाश फरार हो गए। वहीं ग्रेटर नोएडा के कोटक 3 क्षेत्र के खेरपुर गोल चक्कर के पास पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ के दौरान 3 बदमाशों को गोली लगी है, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां इलाज चल रहा है। तीनों बदमाशों की पुलिस को काफी समय से तलाश थी। आरोपी बदमाश कई मामलों में वांछित था। लखनऊ के गोसाईगंज इलाके में 2 गुटों में फायरिंग हो गई। जमीन के विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट और फायरिंग हुई। बताया जा रहा है कि संकल्प पेट्रोल पंप के पास की एक जमीन को लेकर गोसाईगंज के अजय यादव और आदित्य मिश्रा में विवाद है। इसके दौरान मौके पर अजय यादव अपने साथियों के साथ लेखपाल का इंतजार कर रहे थे। अजय का आरोप है कि लेखपाल के आने से पहले आदित्य मिश्रा अपने साथियों संग पहुंचा और मारपीट शुरू कर दी। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के वाहनों में भी जमकर तोड़फोड़ की। बरेली में दिन दहाड़े छात्रा का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। थाना फतेहगंज पश्चिम क्षेत्र में कार सवार 4 युवकों ने कॉलेज जा रही छात्रा का अपहरण किया। अपहरण के बाद छात्रा से चलती कार में सामूहिक दुष्कर्म करने के बाद उसे बेहोशी की हालत में फेंककर फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। नोएडा के सेक्टर 74 में नोएडा प्राधिकरण की लापरवाही से एक 4 साल की बच्ची की सीवर में गिर गई। गनीमत रही कि बच्ची की मां ने बच्ची को बचा लिया, जिसके बाद थाना सेक्टर 49 में शिकायत दर्ज कराई गई है। फिलहाल पुलिस नोएडा प्राधिकरण, सुपरटेक बिल्डर और सिक्योरिटी एजेंसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की बात कही है। वहीं नोएडा प्राधिकरण ने आनन फानन में खुले पड़े सीवर को ढकना शुरू कर दिया है। हाथरस में अफसरों की लापरवाही से परेशान सादाबाद तहसील में वृद्ध उपजिलाधिकारी से खुद को जिंदा घोषित करने की गुहार लगा रहा है। दरअसल मड़ा भोज गांव निवासी वृद्ध को सरकारी अभिलेखों में मृत घोषित कर दिया गया है। इसके चलते वृद्ध को कर्ज माफी योजना का फायदा नहीं मिल सका। इसके बाद से परेशान वृद्ध खुद को जिंदा घोषित करने के लिए अफसरों की चौखट के चक्कर काटने को मजबूर है। अब देखना यह होगा कि उपजिलाधिकारी से सरकारी अभिलेखों में जिंदगी मांग रहे वृद्ध को कब जीवन मिल पाएगा। बुलंदशहर के डिबाई थाना इलाके में अवैध बारूद ने 2 मासूम की जान ले ली और 3 लोग जख्मी हो गए। तीनों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि घर में अवैध रूप से विस्फोटक रखा था, जिसमें धमाका हो गया और 2 मंजिला मकान जमींदोज हो गया। इस हादसे के बाद फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और बारूद का सैंपल लेकर जांच शुरू कर दी है। जौनपुर के रामपुर थाना क्षेत्र के औरा गांव में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक झोपड़ी में लगी अचानक आग ने बगल के मकान को अपनी चपेट में ले लिया। मकान में रखे सिलेंडर में धमाका हो गया। हादसे में बाप बेटे बुरी तरह से झुलस गए हैं, जिन्हें गंभीर हालत देखते हुए लोगों ने इलाज के लिए प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया है।
झांसी रेलवे कॉलोनी में स्कूल के अंदर रखी 2 कारों में अचानक आग लग गई। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है, लेकिन तब तक दोनों कार जलकर खाक हो चुकी थी। मामला प्रेमनगर थाना क्षेत्र का है। उत्तर प्रदेश में बिजली चोरी रोकने के सरकार के दावों की पोल उस वक्त खुल गई जब एक रिपोर्ट से बात सामने आई कि बिजली चोरी के मामले और ज्यादा बढ़ गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 14 वितरण क्षेत्रों और 48 शहरों में बिजली चोरी के मामले बढ़ गए हैं, जिसमें ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा का क्षेत्र मथुरा भी शामिल है। देश के करीब 150 बिजली वितरण क्षेत्र हैं जहां लाइन लॉस 40% से ज्यादा है और उनमें अकेले उत्तर प्रदेश के 48 शहर शामिल हैं। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद केंद्रीय ऊर्जा विभाग के द्वारा भी निर्देश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव ऊर्जा को जमकर फटकार लगाई गई है और मामले की रिपोर्ट तलब की गई है। इलाहाबाद में सूबे के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने किसानों की कर्ज माफी पर बोलते हुए कहा है कि 31 मार्च 2016 के पहले बैंकों से कर्ज लेने वाले किसान 15 अप्रैल तक कर्ज माफी के लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि इसके साथ ही 7 लाख लंबित प्रकरणों का निस्तारण भी इसी अवधि में किया जाएगा। कृषि मंत्री ने कहा कि इस साल राज्य सरकार ने 50 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद का भी लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसके लिए प्रदेश भर में 5500 क्रय केंद्र खोले गए हैं। गेहूं खरीद का भुगतान 72 घंटे में किसानों के खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर किया जाएगा। वहीं गलत तरीके से कर्ज माफ कराने के मामले में मंत्री ने कहा कि ऐसे लोगों की पहचान कर उनसे वसूली की तैयारी की जा रही है। आगरा में मजदूर पंजीकरण कार्यक्रम में मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य शामिल हुए, जहां उन्होंने कहा कि दलित प्रदर्शन के दौरान उग्र प्रदर्शन करने के पीछे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का हाथ था। साथ ही युवाओं से कानून हाथ में न लेने की अपील करते हुए कहा कि सरकार उनके साथ खड़ी है। इस दौरान सपा और बीएसपी के गठबंधन को लेकर उन्होंने हमला किया और कहा कि आपसी कलह के चलते यह गठबंधन खत्म हो जाएगा। सरकारी स्कूल के बच्चों को घटिया जूते मोजे बांटने के मामले में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने इस मामले में टेंडर प्रक्रिया से जुड़े सभी दस्तावेज तलब किए हैं। न्यूज 18 ने स्कूलों में बच्चों के जूते फटने की खबर को प्रमुखता से दिखाया था। पूरे मामले पर बोलते हुए जस्टिस विक्रमनाथ और अब्दुल मोइन ने कहा कि 266 करोड़ रुपए खर्च कर 1 करोड़ 54 लाख विद्यार्थियों को जूते मोजे बांटने की अच्छी योजना को अफसरों ने अपने कारनामे से बर्बाद कर दिया। कानपुर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। सीएसजीएम यूनिवर्सिटी की छात्रा के सुसाइड के मामले में पुलिस ने छात्रा से छेड़छाड़ करने वाले एक छात्र अनिकेत दीक्षित के अलावा छात्रा पर समझौते के लिए दबाव बनाने वाले दरोगा और बीसीए विभाग की एचओडी ममता तिवारी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं तत्कालीन एसएचओ कल्याणपुर समीर सिंह और छेड़छाड़ के मामले में प्रथम विवेचक चंद्रभान को भी निलंबित कर दिया गया है। साथ ही पुलिस ने मुख्य आरोपी अनिकेत पांडे पर 10,000 का इनाम भी घोषित किया है। कौशाम्बी दौरे के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने यमुना तटीय क्षेत्र में स्थित बौद्ध और जैन धर्म स्थलों का अवलोकन किया। साथ ही सीएम योगी ने जिला मुख्यालय पर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की। आगरा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी की महत्वपूर्ण बैठक फतेहाबाद रोड के एक होटल में हुई। इस बैठक में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्रनाथ पांडे सहित प्रदेश सरकार के आधा दर्जन मंत्रियों समेत संघ के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने शिरकत की। मुजफ्फरनगर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के सरवट में अज्ञात लोगों ने बीएसपी नेता अलीम रोशन के घर में खड़े वाहनों में आग लगा दी, इससे बाइक पूरी तरह से जलकर राख हो गई। बताया जा रहा है कि जब इस घटना को अंजाम दिया गया तो उस समय बीएसपी नेता बाजार में खरीदारी कर रहे थे। जब वापस घर लौटे तब वारदात के बारे में पता चला। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। हरदोई में जिला अस्पताल के डॉक्टर समेत 2 स्वास्थ्य कर्मियों को पुलिस ने पकड़ा है। सभी पर घूस मांगने का आरोप है। देर रात तक आरोपी डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर नहीं लिखी गई थी। पीड़ित का कहना है कि मुझसे घूस मांगी गई है। इलाहाबाद के कर्नलगंज थाना क्षेत्र में सपाइयों ने जिलाधिकारी कार्यालय पर जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान बंद गेट को जमकर खोलने की कोशिश की गई। इसके बाद पुलिस ने हंगामा कर रहे उपद्रवियों पर लाठीचार्ज किया। बताया जा रहा है कि अपनी मांगों को लेकर सपा कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे। इस हंगामे को देखते हुए डीएम कार्यालय पर आरएएफ को तैनात किया गया है। लखनऊ में कांग्रेस की छात्र संगठन इकाई एनएसयूआई ने केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन कांग्रेस मुख्यालय से शुरू हुआ। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर लापरवाही और युवा विरोधी नीतियों के चलते युवाओं को खामियाजा भुगतने की बात कही है। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हल्का टकराव भी देखने को मिला। इस दौरान पुलिसकर्मियों ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी ले लिया। मेरठ में दलित आंदोलन के दौरान भड़की हिंसा मामले में मेयर सुनीता वर्मा का नाम भी सामने आ रहा है। खबर के मुताबिक हिंसा कराने में बीएसपी की मेयर सुनीता वर्मा का भी हाथ था। पुलिस को यह जानकारी एक गुप्त शिकायत के जरिए मिली है, जिसके बाद एसएसपी मंजिल सैनी ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। जांच के बाद अगर आरोप सही पाए गए तो सुनीता वर्मा के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है।
उत्तर प्रदेश के कन्नौज में स्कूल प्रशासन की बेरहमी सामने आई है। सिर्फ फीस नहीं भर पाने की वजह से 11 साल के छात्र को स्कूल प्रबंधन ने बंधक बनाए रखा। मामला संज्ञान में आने के बाद छात्र को स्कूल से छुड़ाया गया। सीतापुर का सदरपुर थाना प्रेमी युगल की शादी का गवाह बना। थाने में ही निकाह की रस्म हुई। बताया जा रहा है कि सदरपुर का असलम गांव की ही लड़की अमरीन से प्यार करता था, लेकिन परिजन शादी के लिए तैयार नहीं थे। प्रेमी युगल ने पुलिस से मदद मांगी और इसके बाद थाना अध्यक्ष ने दोनों परिवार को बुलाकर उनकी रजामंदी से प्रेमी युगल का धार्मिक रीति रिवाजों से निकाह करा दिया। वाराणसी के संकट मोचन मंदिर में 6 दिवसीय संकट मोचन संगीत समारोह की शुरुआत हुई। इस मौके पर गीतकार सोनू निगम भी यहां हाजिरी लगाने पहुंचे। सोनल मानसिंह के ओडिसी से कार्यक्रम की शुरुआत हुई। समारोह का मुख्य आकर्षण भजन गायक अनूप जलोटा का भजन रहा। स्पेशल 88 में अब देखते हैं उत्तराखंड की खबरें। सीएम बनने के बाद त्रिवेंद्र रावत आज पहली बार डीडीआर विधानसभा का दौरा करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। सीएम के दौरे को लेकर पिथौरागढ़ प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ कैबिनेट मंत्री प्रकाश पंत और राज्य मंत्री धन सिंह रावत भी मौजूद रहेंगे। वहीं सीएम के पहली बार जिले में आगमन को लेकर अधिकारियों ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। बुधवार को सीएम त्रिवेंद्र रावत ने कुमाऊं के नैनीताल और अल्मोड़ा जिले के टेली मेडिसिन और हेई हेल्थ स्टूडियो का तोहफा दिया है। साथ ही किसानों को सस्ते ऋण भी बांटे। टेली स्वास्थ्य सुविधाओं के मिलने से दूरस्थ क्षेत्र के मरीजों को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिल पाएगा। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अल्मोड़ा में कोसी नदी को पुनर्जीवित करने को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद सीएम ने कहा कि कोसी नदी के 14 उद्गम क्षेत्रों के लिए 14 अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि राज्य में 2 आवासीय विद्यालयों की स्थापना कुमाऊं और गढ़वाल में की जा रही है। कैबिनेट मंत्री प्रकाश पंत ने पिथौरागढ़ शहर के लिए बड़ी सौगात दी है। कैबिनेट मंत्री ने 13 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का शिलान्यास किया। पंत ने शहर की कई आंतरिक सड़कों के साथ ही पेयजल लाइनों का भी शिलान्यास किया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री ने कहा कि उन्होंने विधानसभा चुनाव में जो भी वादे किए थे उन वादों को 2022 तक हर हाल में पूरा करेंगे। पिथौरागढ़ में दूषित पेयजल सप्लाई को लेकर गरमाई राजनीति के बीच पेयजल मंत्री प्रकाश पंत ने पानी की जांच कराने की बात कही है। पेयजल मंत्री ने बताया है कि पानी की जांच 2 अलग अलग प्रयोगशालाओं में की जाएगी। पिथौरागढ़ स्थित रक्षा मंत्रालय की लैब के साथ ही अल्मोड़ा में मौजूद विवेकानंद संस्थान को भी पानी के नमूनों की जांच सौंपी जा रही है। पूर्व सीएम हरीश रावत आजकल दलितों के घर पहुंचकर सरकार की सद्बुद्धि के लिए भजन कीर्तन करते नजर आ रहे हैं। ऋषिकेश के वाल्मीकि नगर में भजन कीर्तन कार्यक्रम में पहुंचे पूर्व सीएम हरीश रावत ने दलितों संग कई घंटों तक भजन किया और महर्षि वाल्मीकि को श्रद्धांजलि दी। हरीश रावत ने कहा है कि उनका भजन देश की समरसता के लिए है और वो प्रार्थना कर रहे हैं कि सत्ता में बैठे लोगों को सद्बुद्धि आएगी और वो समाज को बांटकर वोट हासिल करने के बजाय समाज को जोड़ने के लिए आगे आएंगे। निकाय चुनाव में लतीफी पर राज्य निर्वाचन आयोग की याचिका पर बुधवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। वहीं मामले की अगली सुनवाई अब 11 अप्रैल को होगी। वहीं देहरादून में राज्य चुनाव आयुक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने निकाय चुनाव में देरी के लिए सरकार पर ठीकरा फोड़ा। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने आरोप लगाया है कि सीएम से मिलने के लिए कई बार समय मांगा गया लेकिन उन्हें समय नहीं दिया गया। राज्य निर्वाचन आयुक्त के आरोपों के बाद मंत्री मदन कौशिक ने सरकार का बचाव किया। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयुक्त को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। वहीं उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार सही समय पर चुनाव कराएगी। निर्वाचन आयोग ने सरकार को कड़ी फटकार लगाई है, जिसके बाद कांग्रेस को सरकार को घेरने का मौका मिल गया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि सरकार तानाशाही भरा रवैया अपना रही है। चमोली के जोशीमठ में कांग्रेस ने बीजेपी के जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जन आक्रोश रैली निकाली। रैली में पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा है कि डबल इंजन की सरकार के खिलाफ लोगों में आक्रोश है। प्रीतम सिंह ने कहा कि जनता बिजली, पानी, सड़क, राशन, रोजगार के लिए लोग परेशान है और सरकार केवल बयानबाजी कर रही है। कोटद्वार भाबर क्षेत्र के 73 गांवों को नगर निगम में शामिल किए जाने के विरोध को लेकर कैबिनेट मंत्री अरग सिंह रावत ने विरोधियों पर तंज कसते हुए कहा कि राजनीति के पिटे मोहरे ही नगर निगम का विरोध कर रहे हैं। अरग सिंह रावत ने कहा है कि विकास के लिए नगर निगम बनना जरूरी है। अभी नगर निकाय चुनावों को लेकर तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन जल्द ही चुनावों की तारीखें जारी होंगी। इसको लेकर देहरादून में कांग्रेस कार्यालयों में पर्यवेक्षकों के सामने पार्षदों मेयर पद के लिए आवेदन लिया जा रहा है। आवेदनों के आधार पर प्रत्याशियों के नामों पर निर्णय लिया जाएगा। वहीं मजबूत दावेदारी वालों को ही टिकट दिया जाएगा।
काशीपुर में उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में लगभग 10 लाख के गोलमाल का मामला सामने आया है। जनता से सरकारी पैसे की वसूली करने वाले कलेक्टर द्वारा उस पैसे को बैंक में नहीं जमा कराया गया है। हालांकि अब इस पूरे मामले की जांच चल रही है और जांच के बाद दोषियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की बात कही जा रही है। नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना से पहले देहरादून नगर निगम अपनी आखिरी बोर्ड बैठक कराने जा रहा है। आज प्रस्तावित बोर्ड बैठक में अब तक के कार्यों का लेखा जोखा रखा जाएगा। आपको बता दें कि वार्डों में विकास कार्यों के लिए बजट भी जारी किया जा सकता है। वहीं नगर आयुक्त विजय कुमार जोगदंडे का कहना है कि इस बोर्ड बैठक में नया कोई भी प्रस्ताव नहीं रखा जाएगा। NH-74 भूमि मुआवजा घोटाले के मामले में एसआईटी द्वारा रिमांड पर लिए गए बिल्डर प्रिया शर्मा से टोल प्लाजा शिफ्टिंग के मामले में पूछताछ के बाद एसआईटी को कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हाथ लगी है। एसएसपी सदानंद दाते ने बताया है कि प्रिया शर्मा से पूछताछ के बाद एसआईटी ने टोल प्लाजा शिफ्टिंग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज भी बरामद कर लिए हैं। वहीं दूसरी तरफ मुआवजा घोटाले के मामले में एसआईटी ने जनपद उधम सिंह नगर के जिला पंचायत अध्यक्ष ईश्वरी प्रसाद गंगवार के बेटे सुरेश गंगवार के बयान भी दर्ज किए हैं। उत्तरकाशी के चिन्याली सोड़ में सिंचाई विभाग और जल विद्युत निगम कर्मी आमने सामने हो गए हैं। जल विद्युत निगम कर्मियों ने सिंचाई विभाग के एक महिला कर्मी समेत 3 लोगों के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने की थाने में तहरीर दी है। बताया जा रहा है कि आवासीय कॉलोनी में कमरा आवंटन को लेकर दोनों विभागों में ठन गई है। न्यूज 18 पर प्रमुखता से खबर चलने के बाद मुनि की रेती के डेक्कन वैली में अवैध बहुमंजिला इमारत का निर्माण कर रहे बिल्डरों पर अब प्रशासन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। खनन माफिया ने एक बार फिर उपखनिज लॉटरी के नीलामी के सेंधमारी की कोशिश की है, लेकिन अधिकारियों की सतर्कता के चलते समय रहते ये साजिश नाकाम कर दी गई। विभाग ने संबंधित लॉटों की नीलामी प्रक्रिया को रद्द कर दिया है। आपको बताएं कि 26 बिल्डर्स ने सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगाया है। थल सेना की ओर से चल रही आर्मी भर्ती प्रक्रिया के दूसरे दिन कोटद्वार के विक्टोरिया क्रॉस गबर सिंह कैंप में टिहरी के 4099 युवाओं ने भर्ती मैदान में अपना दमखम दिखाया। टिहरी के जिला अस्पताल बरौली के एमपीडब्ल्यू कर्मचारियों ने वेतन निकालने के नाम पर ट्रेजरी कर्मचारियों पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाया है। एमपीडब्ल्यू सहित 7 अन्य संविदा कर्मचारियों को जुलाई 2017 से वेतन नहीं मिला है और अब बजट आने के बाद जब बिल ट्रेजरी भेजा गया तो उसे वापस लौटा दिया गया। वहीं इस मामले पर जब न्यूज 18 द्वारा वरिष्ठ कोषागार अधिकारी से पूछा गया तो वो कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से इंकार करते रहे और कहा कि कर्मचारियों द्वारा टेक्निकली गलती होने की बात कहते रहे। हल्द्वानी पब्लिक स्कूल एसोसिएशन ने अपनी हड़ताल वापस ले ली है। इसकी जानकारी हल्द्वानी पब्लिक स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष गोपाल सिंह ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र के जरिए दी। आपको बता दें कि सरकार द्वारा प्राइवेट स्कूलों में एनसीईआरटी की किताबें लागू करने का फैसला लिया गया है। इसके बाद हल्द्वानी पब्लिक स्कूल में आने वाले सभी स्कूल 7 दिन की हड़ताल पर चले गए थे। टिहरी गढ़वाल दुग्ध संघ के निवर्तमान अध्यक्ष पदम सिंह कुमाई ने बीजेपी सरकार पर दुग्ध संघ अध्यक्षों को हटाने का राजनीति करने का आरोप लगाया है। पदम सिंह का कहना है कि बीजेपी सरकार आते ही जहां कांग्रेस के दुग्ध संघ अध्यक्ष थे उन्हें राजनीति के चलते एकाएक कर हटा दिया जा रहा है, जो कि न्याय संगत नहीं है, जिसका वो विरोध करेंगे और जरूरत पड़ी तो कोर्ट की शरण में भी जाएंगे। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने एनआईआरएफ 2018 के संस्करण में इस बार आईआईटी रुड़की ने बेहतरीन प्रदर्शन कर टॉप 10 में जगह बनाई है। आईआईटी के इस बेहतर प्रदर्शन से छात्र छात्राओं से लेकर प्रोफेसरों में खुशी का माहौल है। आपको बता दें कि दिल्ली विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में देश भर के शैक्षणिक संस्थानों की रैंकिंग लिस्ट तैयार की गई है, जिसमें आईआईटी रुड़की ने टॉप 10 में जगह बनाई है। बागेश्वर में एबीवीपी ने सरकार के फैसले का विरोध करने वाले निजी स्कूलों पर कार्रवाई की मांग की है। इस संबंध में कार्यकर्ताओं ने जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन दिया है। बागेश्वर के जिला शिक्षा अधिकारी सभागार में शिक्षा विभाग द्वारा हिटो हमर स्कूल अभियान के तहत एक मीटिंग का आयोजन किया गया। इस मीटिंग में बतौर मुख्य अतिथि जिला अधिकारी रंजना राजगुरु, मुख्य चिकित्सा शिक्षा अधिकारी एचसी रावत भी मौजूद रहे। उधम सिंह नगर के गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में 8 अप्रैल को आयोजित होने वाले दीक्षांत समारोह में नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली को मानद उपाधि से नवाजा जाएगा। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में पिछले 8 दिनों से अपनी 16 सूत्री मांगों को लेकर आमरण अनशन कर रहे छात्र और एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने कुल सचिव का पुतला फूंककर अपना विरोध जताया। हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय का आकार अब छात्र और कॉलेजों की संख्या के हिसाब से छोटा हो जाएगा। गढ़वाल विश्वविद्यालय प्रशासन ने केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय के आदेशों के बाद इस दिशा में कवायदें तेज कर दी हैं। नैनीताल और अल्मोड़ा जिले के दूरस्थ इलाकों को टेलीमेडिसिन और ई हेल्थ स्टूडियो की सौगात मिलने पर लोग खासे उत्साहित हैं। इसके जरिए अब दूर बैठे डॉक्टर
मरीजों का इलाज कर सकेंगे। मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट नदी संरक्षक का प्रयास शुरू हो गया है। इसी कड़ी में यूसेक निदेशक पौड़ी में जलाशय निर्माण के भूगर्भीय सर्वेक्षण के लिए पहुंचे। पौड़ी के भट्टी गांव में पानी की किल्लत से लोगों का गुस्सा भड़क गया। जिला मुख्यालय में गुस्साए लोगों ने जल संस्थान के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि शिकायत के बाद भी जल संस्थान समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रहा है। प्रदर्शनकारियों ने जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर धरने की चेतावनी दी। सरकार के आदेश के बावजूद एनसीईआरटी किताबों को न बेचने वाले बुक सेलर्स के खिलाफ अब सरकार सख्ती के मूड में आ गई है। नैनीताल जिला प्रशासन की टीम ने हल्द्वानी में कई बुक सेलर्स के यहां पर छापेमारी की। चारधाम यात्रा को लेकर प्रशासन के साथ ही पुलिस विभाग भी यात्रियों की सुरक्षा को लेकर तैयारियों में जुटा है, जिसके मद्देनजर देहरादून पुलिस लाइन में 5 दिनों की पर्यटन पुलिस कार्यशाला का आयोजन किया गया। लक्सर के शिव शक्ति मंदिर में पिछले 4 दिनों से अनशन पर बैठे मंदिर के पुजारी की बुधवार को अचानक हालत बिगड़ गई। हालत गंभीर हो जाने की सूचना पर प्रशासन ने पुजारी को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया। नैनीताल जिला प्रशासन पर्यटकों की सुविधाओं को लेकर कितना गंभीर है, इसका नमूना हल्द्वानी में देखने को मिल रहा है। यहां टैक्सी स्टैंड के पास पर्यटकों के लिए बनाया गया हाईटेक टॉयलेट और रेस्ट रूम पिछले 2 सालों से बंद पड़ा हुआ है। श्रीनगर, गढ़वाल और आसपास के क्षेत्रों में अचानक बदले मौसम के बाद शुरू हुई बारिश से लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिली है। वहीं दूसरी तरफ सुलग रहे जंगलों की आग को भी बुझाने में बारिश ने मदद की है।